आपको और डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट से शेयर्स हिलते हैं। अगर मैंने कह दिया कि लोगों को ये वाला चीज़ आपको नहीं खरीदना है तो लोग उसको इतना बेचना शुरू करेंगे खरीदने के बजाय कि वो मार्केट उसका पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो आपकी अभी की प्रेडिक्शन क्या है सेंसेक्स को लेके? अभी कैसा रहेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या? 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 में देखा जाए तो ऊपर जाएगा। मेटल्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा, खाने पीने की चीज़ों में कम फ़ायदा होगा। और दो अवधियाँ ऐसे भी आएंगे जिसमें यूरोप के अंदर में वॉर ट्रिगर होने का योग है। उस समय बहुत तेज़ी से मार्केट क्रैश होगा। अगर आपकी आने वाले समय में कोई भविष्यवाणी सही नहीं निकलती है तो क्या माफी मांगेंगे उस माफी प्रेडिक्शन क्यों मांगूंगा? किससे माफी मांगना उसमें? प्रेडिक्शन आपने ना की? ना ना ना, कोई माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ये बोला कि मेरी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी कहीं हर बात सही होती है। तो क्या ये प्रेडिक्शंस आप सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हो? क्यों वायरल होने के लिए क्यों क्योंकि करूंगा? मैं जान बचाया लोगों का। कोलंबिया में 29 जनवरी को प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन में वो लोग नहीं बैठते हैं, जिंदा बच गए मेरे कारण। आप सिर्फ मृत्यु को डिले कर रहे हैं। डिले ही तो कर रहे हैं मृत्यु को। आप मृत्यु तो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। तो आप बोल रहे हो कि इट्स एक्चुअली डेस्टिन्ड। तो भाई डेस्टिनी तो ज्योतिष है। डेस्टिनी पता करना ज्योतिष है। मृत्यु को टालने का जो अधिकार है वो भगवान शंकर के पास है। धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि का भी क्रम बदलने का पावर है केवल शंकर जी में। राजतंत्र जो टूट हाँ, गया है, हाँ। क्या आपको लगता है उसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारा सेक्युलर होना है? हाँ। और जो इस्लाम हर जगह फैल रहा है वो एक बड़ा रीजन है? जैसे सबसे बड़ा रीजन है, लोग इस बात पे, पॉलिटिक्स जो है इस बात पे बहुत चलता है कि हिंदू राष्ट्र बकायदा चाहिए। और हिंदू राष्ट्र में इस्लाम विहीन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण लिखा था वेदांत पुस्तक में अपने, कि जिस समय भी एब्सोल्यूट यूनिटी आ जाए सोसाइटी में, यानी एक ही तरह के लोग रहेंगे, वो सोसाइटी फूट जाएगी विस्फोट से। जब यहाँ पर बात आती है कि हिंदू के अस्तित्व की, तो पुराण तो इससे भी पहले के थे। मतलब समझिए कि 1 करोड़ साल पहले का इतिहास, 1 करोड़ साल पहले के इतिहास को मैं अब यहाँ प्रूफ करता हूँ कि एनसीईआरटी वहाँ पे गलत है और एजेंडा के साथ हमें ये बात पढ़ाती है। हमें एनसीईआरटी की किताबों में, सरकारी किताबों में ये क्यों पढ़ाया गया कि ग्रीक का जो सिंबल है पाई, 22/7, तो 22/7 जो है ग्रीस से होकर के आया। आप नारद पुराण की किताब खोलिएगा, वहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का नियम आता है। वृत्त के क्षेत्रफल में बार बार 22/7 यानी जो पाई कहते हैं उसका बार बार उल्लेख आता है। तो जो आज आपको वेस्ट से होकर के ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान आपके शास्त्रों में है। वो बात आप क्यों नहीं बताते कि हमारा वाला ज़्यादा पुराना है? जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे। प्रिडिक्शंस एक अजीब सी पावर है। वो लोगों को तैयार भी करती है, डराती भी है, इनफैक्ट बिना अथॉरिटी के एक पावर भी दे देती है प्रिडिक्शंस करने वाले को। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी प्रिडिक्शंस काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। श्री सुमित आचार्य महाराज, द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर। वेलकम टू आवर शो। आपका नमस्कार, बहुत बहुत है। धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, बात करते हैं फ्यूचर की, भविष्य की, प्रिडिक्शंस की। चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हो, या फिर समय की कुछ ऐसी चेतावनियों के बारे में हो जिनसे वो सबको आगाह करना चाहते हैं। आज हम एक सवाल से शुरू करते हैं। सुमित जी, मैं आपको क्या पुकारूं? सुमित जी, महाराज जी, आचार्य जी, क्या किस तरह से मैं नाम आपको? में कुछ नहीं रखा है, जैसे संबोधित करना है करिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, क्योंकि आपके नाम के आगे महाराज लगा हुआ है, तो क्या कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपने नाम के आगे महाराज लगा लेता है, या इसका एक एक डिग्री लेनी पड़ती है, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो जाके आप महाराज लगा सकते हो? डिग्री देगा कौन? सरकार। आई एम श्योर काफ़ी एस्ट्रोलॉजी के लोग काफ़ी पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर कोर्सेज होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। होने दीजिए कोर्सेज, लेकिन कोर्सेज जो है, कहते हैं ना कि जो जिसके लिए बना है उसको ही वो चीज़ करना चाहिए। हर कोई एस्ट्रोलॉजी को नहीं चुन सकता, एस्ट्रोलॉजी इंसान को चुनती है। मैं विश्वास करता हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके जनरेशन से चली आ रही है, वो चीज़ जो आपको ज्ञान दे के जाएगी और जो अनुभव दे के जाएगी वो ज़्यादा सटीक होगा, इंस्टेड कि आपने कहीं जाकर के इसका पढ़ाई करा। ये पढ़ाई करके सीखने वाली चीज़ नहीं है। इसमें कृपा भी है और इसमें कुछ अध्ययन है, लेकिन कृपा अधिक रहता है। ओके, तो क्या, अगर आई जस्ट वांट टू नो कि क्या आपने कोई पढ़ाई की है इसके लिए, प्रॉपर्ली फॉर्मली कोई मछली के एजुकेशन बच्चे लिया को है? तैरना नहीं सीखना पड़ता। हमारी 13 पीढ़ियों से खाली ज्योतिष ही चल रहा है और सब तो बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिष रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या सबके नाम के आगे महाराज लगा हुआ है आपके, पीढ़ी दर पीढ़ी,
या नहीं सिर्फ नहीं आपके लगा नाम हुआ के आगे नहीं लगा महाराज? हुआ है, मेरे नाम के आगे लगा हुआ है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रीजन क्यों महाराज लगाया आपने? बिकॉज आई थिंक आई फाइंड यू वेरी यंग, तो हाँ जनरली मैं रेजोनेट करती हूँ महाराज शब्द को हाँ। एक ऐसे जो बहुत ही सीजन्ड हो लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ, आई अंडरस्टैंड। महाराज राजा के साथ लगता है और मुझे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं लोग। पर आपको और डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि मेरे स्टेटमेंट से शेयर्स हिलते हैं, मेरे स्टेटमेंट से फ्लाइट्स ग्राउंडेड होती हैं, मेरे स्टेटमेंट से इतना अगर मैंने कह दिया कि लोगों को ये वाला चीज़ आपको नहीं खरीदना है तो लोग उसको उसको इतना बेचना शुरू करेंगे खरीदने के बजाय कि वो मार्केट उसका पूरा कोलैप्स कर जाता है। तो जो चीज़ बड़े मंत्री प्रेसिडेंट्स नहीं कर पाते वो चीज़ हमारी स्टेटमेंट्स कर जाती हैं लोगों के साथ में। तो वो एक बड़ा कारक है कि लोग मुझे, या मीडिया ने ही ये टर्म दिया था द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर, कि आपके कहे हुए स्टेटमेंट पे इतना एक्शन होता है कि मार्केट हिल जाता है, इकोनॉमी हिलती है। तो आप बोल रहे हैं जो भी आप प्रिडिक्शंस देते हैं पब्लिकली, लाइक अ पॉडकास्ट या फिर किसी और मीडिया के रूप में, लोग इतना प्यार करते हैं, प्रिडिक्शन हो चाहे स्टेटमेंट हो, सब कुछ पे लोग इतना प्यार करते हैं कि लोग मानते हैं बातों को। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये प्रिडिक्शन है या एक प्रोबेबिलिटी है जो काफ़ी हाई है? क्या है ये दोनों है, प्रोबेबिलिटी भी हाई रहती पर है पहले और आप डिफरेंस बताइए थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फिर बताइए क्या है दोनों। देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो जब कभी भी आप कोई भविष्यवाणी करते हैं तो उसमें कुछ कृपा का भाव होता है। जैसे मैंने बोला, कुंडली केवल गणना नहीं, गणेश हैं, और गणेश अगर कुंडली है तो वहाँ कृपा का भाव होता है। गणेश जी, शंकर जी आपको अनुभव देंगे कि ये वाला घटना इस वाले समय चक्र के अंदर होने का आशंका है। उसके बाद आप गणना करते हैं कि कौन से ग्रहों के कारण हो सकता है, क्या सही में वैसे ग्रह योग बने हैं, तो फिर आप उस डेट को लिखिए, जो मैं लिखता हूँ। और लिखने के बाद वही जो मैं लिस्ट तैयार करता हूँ, न्यूज़पेपर में भी दे देता हूँ, छप जाती है लिस्ट, पूरी डेट वाइज प्रिडिक्शन तैयार हो जाती है साल भर की प्रिडिक्शन एक साल पहले, मतलब 2026 की प्रिडिक्शन 2025 में ही कर दी थी, तो अभी 2025 की 2024 में कर दी थी, 2024 में कर दी थी। तो आपकी अभी की प्रिडिक्शन क्या है सेंसेक्स को लेके? अभी कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या? अभी 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 में देखा जाए तो ऊपर जाएगा। मेटल्स में ज़्यादा फ़ायदा होगा, खाने पीने की चीज़ों में कम फ़ायदा होगा। और दो अवधियाँ ऐसे भी आएंगे जिसमें यूरोप के अंदर में वॉर ट्रिगर होने का योग है, उस समय बहुत तेज़ी से मार्केट क्रैश होगा। इनफैक्ट इस बार मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है। मेटल में इन्वेस्ट करने वालों को फ़ायदा है, नॉन मेटालिक चीज़ों में इन्वेस्ट करने वालों को लॉस होगा। तो जब आप बोल रहे हैं कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो एक अंक बताइए कितना ऊपर जाएगा? पहली बात कि मैं ना शेयर मार्केट का जुआ नहीं खेलता, और ना मुझे ये पता है सेंसेक्स से मैं ये रिलेट कर पा रहा हूँ कि शेयर मार्केट का कुछ पूछ रही है। इतना पता है कि ऊपर और नीचे जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता है मुझे कि वो अभी कहाँ पर है और कहाँ तक जाता है। सोना चांदी का भाव पूछेगा तो इतना बता दूंगा, 2.5 लाख सोना जो है वो क्रॉस कर जाएगा 2026 में। 2.5 लाख कब क्रॉस करेगा? 2026 के अंदर में ये क्रॉस हो जाएगा। कौन से महीने में, क्या तारीख को? मैंने 2025 में, जब चांदी के बारे में कोई नहीं सोच रहा था कि क्या होने वाला है, 2025 वाले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि चांदी 2026 शुरू होते 3 लाख क्रॉस करेगा। 4,10,000 का आंकड़ा पहुंच गया था, जो कि हिस्टोरिक था। मतलब जो 3 लाख चांदी क्रॉस करना, स्टेटमेंट देना ही अपने आप में हिस्टोरिक था, जब चांदी का भाव 1 लाख रुपया था। पर क्या आपने 84,000 चांदी का भाव 84,000 था जब मैंने बोला था कि 3 लाख क्रॉस करेगा 2026 में। शुरू होते 4,10,000 क्रॉस किया था। पर जबकि वो लोगों का वापस नीचे भी आया। नहीं, जब लोगों का ये मानना था कि चांदी जो है ये 5 साल 6 साल 10 साल बाद हो सकता है 3 लाख का आंकड़ा टच करेगा, क्योंकि 10%, 20%, 30% तक का इंक्रीमेंट देख सकते हैं लोग। ये 300% का इंक्रीमेंटेशन का प्रिडिक्शन था मेरा दिया हुआ 2025 की शुरुआत में। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी आप प्रिडिक्शन देते हैं, अगर आपकी प्रिडिक्शन, जैसे अभी मैं आपका एक पॉडकास्ट सुन रही थी, आपने बोला कि मैंने पिछले साल 48 भविष्यवाणियां दी थी, 48 की 48 सही निकली है। अगर आपकी आने वाले समय में कोई भविष्यवाणी सही नहीं निकलती है या उस डायरेक्शन में नहीं जाती जैसे आपने प्रेडिक्ट किया, तो क्या आप उसको पब्लिकली रिव्यू करेंगे? और आराम से करूंगा। देखिए, मैंने, और क्या माफी मांगेंगे उस प्रेडिक्शन की? माफी क्यों मांगूंगा? किससे माफी मांगना? उसमें प्रेडिक्शन आपने की। ना, कोई माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ये बोला कि मेरी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। मैंने ये नहीं बोला कि मेरी कहीं हर बात सही होती है, पर होती है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भ्रमित करते हैं जनता को। वो कहेंगे कि मेरी कहीं सब बात सही होती है। मैं कह रहा हूं कि मेरी कहीं भविष्यवाणियां पिछले वाली सही हुई हैं। इसमें बड़ा अंतर है। ये तो ऑडियंस सामने डिसाइड कर रही है, सामने बातों को। 48 भविष्यवाणियां निकाली हैं, डेट मिलाई है, सारी की सारी सही हुई हैं। लेकिन अब होती हैं कह दूंगा तो वो अहंकार है, हुई हैं वो स्वाभिमान है। ओके, मगर जैसे कि आप जितनी भी प्रेडिक्शंस देते हैं, मैंने भी आपके काफ़ी पॉडकास्ट और काफ़ी मीडिया में सुना है, पढ़ा है आपके बारे में, तो क्या ये प्रेडिक्शंस आप सिर्फ वायरल होने के लिए कर रहे हो?
क्यों वायरल होने के लिए क्यों क्योंकि करूंगा? मैं आपने जान बचाया लोगों का। आपने अगर अगर इतना स्टडी किया है तो थोड़ा सा आपको मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक करना चाहिए था। कोलंबिया वाला जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें मेरे फॉलोअर्स ट्रेवल करने वाले थे, 1.5 लाख रुपए का टिकट उन्होंने कैंसिल करवाया, और कैंसिल करवा करके वो घर पे बैठे इंस्टेड की ट्रेवल करें। कोलंबिया में 29 जनवरी को प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन में वो लोग नहीं बैठते हैं, जिंदा बच गए मेरे कारण, ये भविष्यवाणी के कारण। पर आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी में ये भी लिखा हुआ है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो जिन लोगों की जान बचनी है वो किसी भी तरीके से बचे, नहीं 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 या नहीं, साधन कुछ भी हो वो तो बचेगी, लेकिन और जिनको जाना है वो जाएंगे ही। नहीं, जिनको जाना है नहीं, वो जगह और स्थान जो है वो डिसाइडेड रहता है कि वहां पे तो इतनी मृत्यु होगी, वो तो तय है। लेकिन अगर ये पता लग जाता है कि हाँ आपकी मृत्यु वहां पे हो सकती है, आप महामृत्युंजय कवच करिए, या आप उस स्थान पर मत जाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो गौरतलब है कि वहां जितने लोगों की होनी है वहां तो उतने लोगों की बलि चढ़ेगी, लेकिन उस उतने लोगों में आप नहीं होंगे। पर आप सिर्फ मृत्यु को डिले कर रहे हैं। हाँ, डिले करते हैं तो डिले ही तो कर रहे हैं मृत्यु को। आप मृत्यु तो उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। हर दिन एक सेल मरता है, हर दिन करोड़ों सेल मरते हैं, नया शरीर बनता है, करोड़ों सेल मरते हैं। मृत्यु तो उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो सबकी लिमिटेड सांसें लेने की ये पावर है। एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसको? मैं बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती हूँ। हाँ। वो मेरे हिसाब से कि आपका कर्म, आप क्या अपॉर्चुनिटीज लेते हैं लाइफ में, क्या आप डिसीजंस लेते हैं, उससे भी आपकी तो जो जब आप भविष्य कर्म है में बनता है। जैसे कि अगर ये मेरी चॉइस है कि मुझे उस फ्लाइट में बैठना है कि नहीं बैठना, अगर मैंने वो चूज किया तो मेरी जान जा सकती है। अगर मैंने चूज नहीं किया, मैंने कुछ और कैंसिल कर दिया किसी को सुन के या अपने उससे, तो मेरी जान नहीं जाएगी। तो ये मेरी चॉइस है। तो पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है जो पत्थर की लकीर हो। पत्थर की लकीर है। मेरे कुंडली में बचपन में मेरे नाना जी ने लिख दिया था कि ज्योतिष बनेगा, जबकि मेरा पूरा जो एकेडमिक है वो रिसर्च लेवल साइंस का है। मेरे एक्सपेरिमेंट्स इनोवेशंस हैं, मेरे 75 इनोवेशंस हैं, कई सारे रिसर्च किया है मैंने। मेरा लिखा हुआ साइंस फिक्शन का किताब लोग पढ़ते हैं, मैं एक ऑथर भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर ज्योतिष का ट्रैक पकड़ा गया है, अपने आप पकड़ा गया वो वही लिखा हुआ। अब सोचिए, मैंने अगर ये चीज़ों में, आपने कर्म बोला बहुत सही है, अगर मैं वही कर्म कर रहा होता, बचपन में ही मैंने यही चीज़ स्टार्ट कर दिया होता, तो अभी और ज़्यादा लेवल का ज्योतिषाचार्य होता। तो वही बात है कि इधर उधर जो डिस्ट्रैक्शन और कहाँ निशाना लगाना है वो पता ही नहीं, और एनर्जी भरपूर है और इधर उधर भागे जा रहे हैं। उससे बढ़िया ना कि ज्योतिष बता देगा इस डायरेक्शन में जाओ और काम करो। करेक्ट, आई अग्री विद यू। पर अगर आप शायद चूज नहीं करते कि मुझे अभी भी ज्योतिषी या मुझे ज्योतिषालय या उसमें एस्ट्रोलॉजी में जाना है रादर, तो शायद आप कुछ साइंस में करे होते। और मुझे मानना है साइंस चूज कैसे करते हैं, वो आपको फील्ड ही चूज कर लेता है अपने आप वही खींच के आ जाती हैं। तो आप बोल रहे हो कि इट्स एक्चुअली डेस्टिन्ड। तो भाई डेस्टिनी तो ज्योतिष है, डेस्टिनी पता करना ज्योतिष है। ज्योतिष में हम लोग डेस्टिनी कभी आप किसी की डेस्टिनेशन चेंज कर रहे हैं, उसकी मृत्यु डिले कर रहे हैं, मृत्यु जो आपके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं। मृत्यु डेस्टिनेशन नहीं है किसी की। मृत्यु को टालने का जो अधिकार है वो भगवान शंकर के पास है। भगवान शंकर के पास में अगर किसी का मार्केश भी लग गया, तय है कि समय मृत्यु होनी है। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि, तय था 12 साल में तुम्हारी मृत्यु तय है, लेकिन उन्होंने क्या करा कि 12 साल पृथ्वी लोक का नहीं, शिवलोक का 12 साल शंकर जी ने दिया, कि ना उनके कहा हुआ वचन गलत हो। जो ऋषियों ने उनको कहा 12 साल आयु है तो 12 साल ही आयु है, लेकिन वो देखिए चिरंजीवियों में से एक हैं। क्यों है? क्योंकि महामृत्युंजय उन्होंने पढ़ा। कहते हैं कि धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि का भी क्रम बदलने का पावर है केवल शंकर जी में। तो वही जो डेस्टिनी आप बता रहे हैं कि चेंज हो रही है, डेस्टिनी चेंज नहीं हो रही है। डेस्टिनी शिवलोक की टाइमिंग डेस्टिनी में घुस जा रही है, जो आपकी मृत्यु को डिले कर सकती है, और केवल मृत्यु डिले हो रहा है। बाकी की चीजें वैसी ही चलेंगी जैसे लिखा हुआ है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन च पंचेतानि सृजन्ते गर्भसेव दहिनः। वेरी नाइस। मतलब कि आई रियली लाइक द वे यू राइम द एंटायर मंत्रा। थैंक यू। मुझे एक बात बताइए, आपने ये भी कहा है कि साइंस इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंस। हाँ, नहीं, साइंस इज बेबी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेबी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। पर हाँ। देखिए साइंस में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रिपीट भी करते हैं, उसका एक प्रूफ होता है। अच्छा। और जो वो चेंज भी होता रहता है आगे हाँ, जाके, हाँ। राइट, डिपेंडिंग अपॉन द तो कौन सा एक्सपेरिमेंट साइंस का ऐसा है, आप मुझे कोई साइंस का एक ऐसा लॉ निकालिए और जो शास्त्र में पहले से नहीं था, कोई भी एक ऐसा लॉ पर मैं ये बोल रही हूँ, आपने साइंस तो पढ़ा होगा, स्कूल मैंने में पढ़ा साइंस होगा, पढ़ी है, पर कोई एक मैं ऐसा साइंस बोलिए जो लगता है कि धर्म उस चीज को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, तो मुझे वो लॉ सोच करके बताइए, वो लॉ कौन सा है मैं जो तो बोल धर्म में रही नहीं हूँ है। कि साइंस का जो लॉ है वो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ना,
कोई फैक्ट नहीं है। साइंस का लॉ जो है वो इतना गड़बड़ है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, साइंस अभी वहां तक भी नहीं पहुंच पाया कि डिसाइड कर पाए कि आने वाला जो संतान होगा बेटा होगा कि बेटी होगा। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि बाकायदा आने वाला संतान बेटा होगा कि बेटी होगा। उसका प्रोसेस है गर्भाधारण संस्कार, और जिसको करके गर्भाधारण संस्कार के नियम से आप एग्जैक्ट डिसाइड कर सकते हैं। साइंस अभी ये नहीं बता सकता कि दो मैरिटल कपल कितना भी ब्लड टेस्ट करवा ले, वहां आएगा कि ठीक है दे कैन हैव बेबी, बट अगर एस्ट्रोलॉजी कहता है कि बच्चा नहीं है तो नहीं होगा बच्चा। और उदाहरण पड़े हैं हजार। पर काफी बार ऐसी प्रिडिक्शंस होती हैं, फिर भी चमत्कार होते हैं। नहीं होता सुनिए बताता हूँ उसमें कैसा होता है कि जो प्रिडिक्शन करने वाला व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति ही करप्ट है वहां पे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने बोला कि वर्ण विकल्प नहीं होना चाहिए। ज्योतिष का विकल्प जिनके लिए है, प्रकल्प जिनके लिए है, वही ज्योतिष के स्थान पर बैठेंगे। उसके अलावा वैकल्पित ज्योतिष अगर बैठेंगे, जिनकी पीढ़ी में, जिनके ब्लड लाइन में ज्योतिष नहीं है, वो वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पे विस्फोट होता है, वहाँ वही गड़बड़ प्रिडिक्शन करते हैं। क्योंकि वहाँ गणेश का आवाहन नहीं होता, वहाँ केवल गणना होती है, और गणना केवल होगी तो वहाँ पे भौतिक नियम चलेगा, फिर वहाँ कृपा नहीं होगा। ज्योतिष ऐसा है तत्व, जैसे मैंने बोला कि मार्कंडेय ऋषि की 12 साल आयु तो 12 साल आयु। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे कांग्रेस जो पार्टी है, जो एक परिवारवाद को बहुत ज्यादा पुश करती है, जैसे नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, इनफैक्ट संजय गांधी वाज आल्सो पॉलिटिशियन, नाउ राहुल गांधी। नाउ राहुल गांधी थे क्या वो लोग राजा हैं? कांग्रेस वाले जो आप कह रहे हैं कि वो लोग राजा हो गए। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल कल्चर है फैमिली में, तो मैं उससे कंपेयर इसलिए किया बिकॉज आपने बोला राजा का बेटा राजा, जैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, सुनार का बेटा सुनार, एंड यू नो अदरवाइज लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव। आप बोल रहे हो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ ज्योतिषी ही बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे जा सकते हैं। क्या आप वो कैटेगरी डी का या कुछ और काम करना पसंद करोगे? क्योंकि आपने तो पहले ही ऑलरेडी एक डिफरेंट करियर चूज किया था। मैं पहले से इसी चीज पे खड़ा हूँ। पर आपने पहले एक अलग करियर चूज किया था जो साइंस रिलेटेड था। आपने बोला कि यू वर मेकिंग यू नो एआई विद रोबोट्स एंड ऑल, एंड यू वर इन अ डिफरेंट पाथ। हाँ, ये भी बता देता हूँ कि पहले के समय में जो गुरुकुल परंपरा होता था उसमें जैसे सुश्रुत हैं, तो सुश्रुत क्या थे? सर्जन हुए। जो जितने मतलब ऋषि अगस्त मुनि हो गए, उन्होंने अगस्त संहिता किताब लिखी थी, उसमें बैटरी कैसे बनता है वो तक लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजी, एक्सपेरिमेंटेशन, सारा कुछ ऋषि महात्मा यही सब करते थे। और ये जितनी चीज़ें, जैसे आपने बोला कि साइंस हो गया, ये कैथोलिक आप सोच के आ रही हैं कि नहीं, विदेश से जो कैथोलिक सिस्टम से आ रहा है वही साइंस है, हमारे में साइंस नहीं है। जितना एक्सपेरिमेंटेशन शास्त्री किया करते थे, ब्राह्मण आदि किया करते थे, ऋषि आदि किया करते थे, उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन करने का अधिकार मूल रूप से कहा जाए तो उन्हीं को प्राप्त है। तो अगर चाहे मैं एक्सपेरिमेंटेशन करूं, चाहे मैं ज्योतिषी करूं, ये काम वही है जो हमारे हित में है करने का, तो मैं कहीं भटका नहीं। अच्छा आचार्य जी, आपने जैसे अपने पॉइंट को पूरा प्रूव करने की कोशिश की है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ही काम होता है, उसके आप बियॉन्ड नहीं जा सकते। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमारे देश में अभी स्पेशली अगर मैं साइंस की बात करूं, जो भी अकम्पलिशमेंट्स या जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं, एंड कोटिंग अ वेरी यू नो फेमस एग्जांपल, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज नो मोर विद अस। He achieved so much in his life, not just for himself, but for the entire country and for the world. उनके तो फादर was not a scientist, he was a very simple man. उन्होंने एक तरफ गुरुकुल परंपरा को उनके पिताजी चला रहे थे, और अगस्त संहिता को पकड़ लिया कलाम सर ने। तो इसीलिए कलाम सर जो हैं टॉप सर्वोच्च स्थान पे पहुंच गए, अगेन प्रूविंग द फैक्ट कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। जब एक इंसान अचीवमेंट करता है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब भी एक इंसान कुछ भी उपलब्ध करता है अपनी जिंदगी में, उससे उसकी पीढ़ी वो कहाँ से आता है ये मैटर नहीं करता, वो किन लोगों के साथ है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्लियर है कि नहीं है, देन ही अचीव समथिंग। देखिए बात यहाँ पे आता है कि एक कुछ तंत्रों को जोड़ करके और कोई मशीन खास बनाना या बहुत बड़ा स्कॉलर बनना, वो कहीं ना कहीं ब्लड में होता है। और वो ब्लड में जब आता है ये चीज़, वो मैनिफेस्ट चाहे किसी प्रकार से हो जाए, कोई ना कोई शक्तियाँ उसको हेल्प करेंगी, कोई ना कोई रीज़न बनेगा उसको टॉप पे ले जाने का। क्योंकि जब कुंडली में राजयोग आता है तो राजा के पीछे बहुत सारी प्रजा लगती है, तब जाके राजा को राजा बनाती है। तो वो सारी चीज़ें अपने आप संगठित होती हैं, लेकिन वो चीज़ ब्लड में होती है। जैसे कि बाली, राजा बलि जो हैं अभी पाताल में बैठे हुए हैं, लेकिन जब सावर्णी मनवंतर आएगा, अगला मनवंतर आएगा, तो भगवान इंद्र ने उनको बोला था कि पुरंदर इंद्र नहीं रहेंगे, उसमें बलि जो हो तुम ही इंद्र बनोगे। भगवान वामन अवतार रूप लेकर के जब उन्होंने बोला था, तो बलि अगले मनवंतर में राजा बनेंगे स्वर्ग के, ठीक है। लेकिन अभी तो पाताल में बैठे हुए हैं। तो
पाताल में बैठे हुए, लेकिन मैनिफेस्ट कहाँ हो रहा है, वो स्वर्ग में जाके मैनिफेस्ट हो रहा है। एक समय आएगा और वो उसी पीढ़ी के आदमी जो है उस स्थान पे बैठेंगे। अब यहाँ पर एक अपभ्रंश मैं देता हूँ आपको, आप पूछिएगा, मैं अगेन जनता के लिए पूरा बता रहा हूँ प्रॉपर ये वाला, मैं खुद से भी एक कॉन्ट्रडिक्शन ला रहा हूँ यहाँ पे। हम लोगों का जो इतिहास था, जब राजपूतों का राज होता था शासन में, तो उस समय अखंड भारत था। जहां तक देखिए पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत ही दिखाई पड़ता था, उत्तर से दक्षिण तक रशिया तक में आपको अभी मंदिर के सबूत दिखेंगे, वहां पे हमारे महल दिखेंगे, राजपाट का सब सारा कुछ समीकरण दिखेगा। लेकिन जिस दिन से राजपाट खत्म हुआ, मतलब राजा खत्म हो गया, राजा नहीं है, तो बिना राजा के ये जो सभ्यता चल रही है, इस सभ्यता में खाली खंडन हुआ कि नहीं हुआ, खाली विस्फोट हुआ कि नहीं हुआ, तो गलत अनधिकृत लोग इसी नीति से 55 साल वाली नीति से जब जब कुर्सी पे बैठ रहे हैं। पहला 1947 में जैसे ही डेमोक्रेसी भारत में आती है, सबसे पहले क्या गड़बड़ होता है, पाकिस्तान इतना बड़ा टुकड़ा, भारत पूरा आधा कट के निकल गया जी, किसी को कोई गम नहीं हुआ। बांग्लादेश कट गया, किसी को कोई गम नहीं हुआ। उधर पीओके निकल गया, किसी को गम नहीं हुआ। तिब्बत कट गया, अभी हाल फिलहाल के चाइना वार में तिब्बत कट गया, कितना कब्जा हो गया, किसी को कोई गम नहीं हुआ। लेकिन जब राजाओं का राज होता था ना, तो प्रॉपर सिस्टम था। सिस्टम मतलब कि अगर राजा को लगा कि हमारे प्रजा में क्षति हो रही है, तो सेना भी लड़ेगी और राजा भी जाकर के वहां शहीद होते थे। राजा अपना छत्रपति संभाजी महाराज को देखिए, कैसे उन्होंने अपनी खाल नोचवा ली थी, आंखें निकलवा ली थी। रानियों ने जौहर की आग में कूद गई जमीन बचाने के लिए। राष्ट्रभक्ति कहाँ है, वो तो खत्म हो गई। राष्ट्रभक्ति उसी के अंदर होगी जो राजा होगा। राजा नहीं होगा तो वो उसको ये दिखेगा कि 5 साल की कुर्सी है, इसको पकड़ो और जितना खर्चा किए फटाक से नोच करके निकलना है भाई, गिर रहा है शासन। वो होता है वो होता है प्रजातंत्र, और ये होता है राजतंत्र में अंतर। तो वही होता है, राजा का बेटा अगर राजा नहीं बनेगा तो अपनी मातृभूमि से राजा वाला लगाव नहीं रहेगा। भारत में आंतरिक रूप से तो टुकड़े हो ही गए हैं। आपका आंध्र प्रदेश वाला सेक्शन अलग मांगा जा रहा है, असम का सेक्शन अलग मांगा जा रहा है। जिस दिन से जनता के अंदर ये आ गया है कि नहीं, अब ये कुछ नहीं होता, सब डाइल्यूट कर दो, जात पात कुछ नहीं होता है, कास्टिज्म कुछ नहीं है, जिस दिन से ये डाइल्यूशन स्टार्ट हुआ, उस दिन से भारत का पूरा स्वरूप खत्म हो चुका है। जो भारत अभी भी ये एनसीईआरटी की किताबों में जो मैप बना रहे हैं, उसमें से ऊपर का कश्मीर काट दीजिएगा, उसमें तिब्बत वाला जो सेक्शन है उसको काट दीजिएगा, वो भारत है ही नहीं। और रोज भारत का मानचित्र केवल छोटा हो रहा है, संकुचित हो रहा है, टूट रहा है, भारत बिखर गया खाली। तो जब जहां ऐसा हुआ है कि राजा का बेटा राज नहीं किया, वहां पे संगठन खत्म हो गया, वहां विध्वंस मचा है। 100 साल नहीं हुए हैं कि भारत टूट गया इतना ज्यादा, अभी 50 साल और होंगे, भारत और टूट जाएगा। 50 साल में आपको दिख रहा है भारत इस तरीके का स्वरूप में और टूटेगा। कौन सा स्टेट है जो टूटेगा, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा है और टूटेगा? दक्षिण में मांग शुरू हुआ कि नहीं हुआ कि हमको अलग स्टेट चाहिए। दक्षिण भाषी, इनफैक्ट साउथ इंडियन भाषी जो है वो कहते हैं कि हमको अलग कंट्री बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक चाहिए। महाराष्ट्र वाले देखिएगा कुछ दिन में कहेंगे महाराष्ट्र भी टूट जाएगा बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, अलग कंट्री जैसा देखते हैं खुद को, अलग तरीके से देखने लगे हैं कि लिंग्विस्टिक हमारा महाराष्ट्र में मराठी हम लोग इधर वालों को नेग्लेक्ट करते हैं। असम में उधर देखिएगा आप, इधर सिक्किम वाला जो प्रांत है वहाँ पर बाकायदा मांगते हैं कि हमें गोरखा के लिए अलग देश चाहिए, बाकायदा ये खालिस्तान का डिमांड आ रहा है। और ये जो डिमांड आ रहा है जनता का डिमांड है। जब उस जनता के बीच से कोई भी नेता खड़ा होगा और जाकर के गद्दी संभालेगा, जिस नियम से ये चल रहा है, जिस दिन वो गद्दी पे बैठेगा, खालिस्तान वाला गद्दी पे बैठेगा क्षेत्र से, तो खालिस्तान तुरंत उसको दे देगा, भारत तोड़ देगा। जिस दिन वहां से दक्षिण लिंग्विस्टिक वाला बैठेगा, उस दिन दक्षिण दे देगा तोड़ करके भारत से, और गोरखा बैठ जाएगा उत्तर से, जो उस डिमांड कर रहा है प्रॉपर, वो नेशन का डिमांड करने वाले कौम से, क्योंकि प्रजातंत्र है, कोई भी बैठ सकता है। तो पूरी नींव जो है वो हिली हुई है, पूरी इमारत हिल चुकी है। राजा जिस दिन खत्म हुए थे, विध्वंस आ चुका है यहाँ पे। और वो विध्वंस को अगर आप प्रेस करते कि इंटेलेक्ट है, कोई किसी भी अर्थशास्त्री ने, प्राचीन अर्थशास्त्री, क्योंकि पहले तो दिमाग बहुत ज्यादा लोगों का तेज हुआ करता था, किसी ने भी प्रजातंत्र का जिक्र नहीं किया। बहुत बड़ी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट है ये। तो जो आपने ये सब भविष्यवाणियां की, या जैसे आपने बताया कि अभी तक का हमारा क्या ट्रैक रहा है, राजतंत्र जो टूट गया है, क्या आपको लगता है उसका एक सबसे बड़ा रीजन हमारा सेक्युलर होना है? और जो इस्लाम हर जगह फैल रहा है, वो एक बड़ा रीजन है? जैसे कैसे बड़ा रीजन है? इस्लाम को फैल रहा है, जो फैल रहा है अपना, उसका वही नियति है, वही दस्तूर है फैलने का। कोई भी नियति दस्तूर है फैलने का? सॉरी, मैं बताता हूँ। लोग इस बात पे, पॉलिटिक्स जो है इस बात पे बहुत चलता है कि हिंदू राष्ट्र बकायदा चाहिए। अरे हिंदू राष्ट्र में इस्लाम विहीन देखते हैं, पाकिस्तान को इस्लाम विहीन देखते हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या देखते हैं? इस्लाम विहीन। जब लोग देखते हैं तो हिंदू राष्ट्र जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि इस्लाम विहीन राष्ट्र है। इस्लाम विहीन राष्ट्र या कोई भी कम्युनिटी विहीन राष्ट्र नाम का कोई चित्रण अगर किया जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा विस्फोट है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण लिखा था वेदांत पुस्तक में अपने, कि जिस समय भी एब्सोल्यूट यूनिटी आ जाए सोसाइटी में, यानी एक ही तरह के लोग रहेंगे, वो सोसाइटी फूट जाएगी विस्फोट से। कारण इसका क्या होता है कि आपने बोला कि मैं
चाय लूंगी, मैंने कहा मैं कॉफी लूंगा, और कॉफी वाले अलग हो जाएंगे और चाय वाले अलग हो जाएंगे। तो आज अगर इस्लाम है तो वो भी एक बड़ा कारण है कि ठीक है सब संगठित हैं, कम से कम 4 तरह के मत हैं। आप बोल रहे हो कि इस्लाम है तो हम लोग संगठित हैं, इस्लाम है, पर जो क्रिश्चियनिटी ये है, सब जिहाद कुछ चल रहा है। है, लव जिहाद है, जिम जिहाद आजकल हो गया, थूक जिहाद है, कितना कुछ चल रहा है, और वो कोशिश कर रहे हैं हमारे एक एक प्रांत को तोड़ने की, एक प्रांत को एक कहीं और शिफ्ट कराने की, मेंटली, सुनिए, कोशिश कर रहे फिजिकली, हैं। मॉरली, हाँ। और उनको है कि हमें एक चीज को आगे बढ़ाना है। तो आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आप सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को? देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो पुराने समय में, अभी पॉलिटिक्स ने किस तरीके से इसको प्रेजेंट करा वो अपनी जगह पे है, लेकिन पुराने समय में अगर आप देखिएगा जाकर के, तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में बढ़िया से रह रहे थे। पॉलिटिक्स ने इतना गंद फैला दिया है, एक कोई व्यक्ति आएगा, खड़ा होगा, कहेगा मैं इन लोगों का नेता हूँ, हमारे ये हक है और हमें ये हक को पूरा करना है, और उसके लिए लड़ते हैं, लड़वाते हैं, और केवल किसी एक को फायदा होता है जिसको कुर्सी मिलती है। तो ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल है। नहीं तो अगर देखा जाए, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर अनसील कर दीजिए, बड़े प्रेम से सब सद्भावना से रहेंगे अगर पॉलिटिक्स नहीं रहेगा तो। क्या पहले नहीं रहा था क्या? पहले शैव और वैष्णव लड़ते थे, आज के डेट में दोनों एक कॉम हो गए हैं। शैव और वैष्णव में बकायदा लड़ाई होती थी। जितनी कहानियां पुराना पढ़ेंगी, रावण शैव था और इधर से जो हनुमान जी आदि लड़ रहे थे वो वैष्णव। शैव वैष्णव का ऐतिहासिक लड़ाई रहा है। जैसे आज हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, पहले शैव वैष्णव लड़ते थे। शाक्त, शैव, वैष्णव तीनों आपस में लड़े हैं, बौद्ध और हिंदू आपस में लड़े हैं। हमेशा कोई ना कोई कौम एक दूसरे कौम से लड़ता है, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी फैक्ट है कि जो कौम बलवान रहेगा वो कौम की जीत हो जाती है। और हाँ, अपने आप को भी कमजोर क्यों कर रहे हैं? हिंदू को अगर अपना सशक्तिकरण हिंदुओं में चाहिए हमें, तो हिंदू को अपना सशक्तिकरण को बलवान रखना चाहिए। अपने ही धार्मिक अवधारणाओं को उठा करके खंडित करते रहते हैं, अपनी बातों को खंडित करते रहते हैं, अपने ही धर्म को हे दृष्टि से देखते हैं। वहां पर कमजोर पड़ रहा है। कमजोरी आ रही है जब सरकार लेके आती है इस तरह के नियम, जब एनसीईआरटी किताब को आप खोलते हैं और ये पढ़ाया जाता है कि हम लोग हिंदू धर्म के लोग हम आपस में बात कर रहे हैं, और जब ये हमें बाकायदा वही प्रूवन एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, एजुकेशनल कंटेक्स्ट में पढ़ाया जाता है हिस्ट्री के अंदर, कि हिंदू वर्ड वाज क्वाइंड बाय द फॉरेनर्स। वो सिंधु नहीं बोल पाते थे नदी के इस पार रहने के कारण, हमें तो हिंदू हिंदू बोलने लग गए। ऐसी फैक्ट बताइए, हिंदू का यही हिस्ट्री पता चलता है। ये हिस्ट्री कितनी पुरानी जाती है? 400 साल पुरानी। हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है ये सनातन है, बहुत पुराना है। तो जब हजार नहीं, लाखों साल, त्रेता युग, खाली अगर आप द्वापर हटाइएगा तो द्वापर युग ही अपने आप में 8,64,000 साल का था। तो जब यहाँ पर बात आती है कि हिंदू के अस्तित्व की, तो पुराण तो इससे भी पहले के थे। मतलब समझिए कि 1 करोड़ साल पहले का इतिहास, 1 करोड़ साल पहले के इतिहास को मैं अब यहाँ प्रूफ करता हूँ कि एनसीईआरटी वहाँ पे गलत है, और एजेंडा के साथ हमें ये बात पढ़ाती है। हिमालयम समाराध्यम, एनसीईआरटी गलत है? हाँ, वहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है। वहाँ पीआईएल डालिए आप। अभी मैं जो बात बोलूंगा उस पर जनता, अगर कोई अगर एडवोकेट देख रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी पे जाके पीआईएल डालिए, बहुत बड़ा बवाल बचेगा और आप बढ़िया एडवोकेट बन जाइएगा। पीआईएल क्या डालना है कि मैं एक श्लोक दे रहा हूँ, उसको कोट करिएगा बकायदा। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रच्छते। हिंदू शब्द भी आ गया, हिंदुस्तान शब्द भी आ गया, हिंदुस्थानम प्रच्छते बृहस्पति अगम ग्रंथ में है। कालका पुराण में हिंदू शब्द का उल्लेख बार बार आता है। भारत के अश्वभेदिक पर्व में हिंदू शब्द का प्रयोग है, और ऋग्वेद में भी अगर और पुराना जाना है तो ऋग्वेद में भी हिंदू, सिंधु, इंदु तीनों को पर्यायवाची बता करके हिंदू भी बोला गया, सिंधु भी बोला गया, और इंदु तीनों को पर्यायवाची बता करके गोभक्त बताया गया है। तो ये जो फैक्ट है ना, इसको लेकर के बकायदा कोट करिए और डालिए पीआईएल एनसीईआरटी के ऊपर। और वो जो फैक्ट पढ़ाया, किस एजेंडा के तहत पढ़ाया, किन लोगों ने उस फैक्ट को डाला था बिना रिसर्च किए, ये गलत रिसर्च करके ऑब्वियसली ये पता है शास्त्र में सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन बिना रिसर्च किए ये कैसे पढ़ा दिया गया? हमें एनसीईआरटी की किताबों में, सरकारी किताबों में ये क्यों पढ़ाया गया कि ग्रीक का जो सिंबल है पाई, 22/7, तो 22/7 जो है ग्रीस से होकर के आया। हमें ये क्यों पढ़ाया गया? ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि एनसीईआरटी, आप नारद पुराण की किताब खोलिएगा, वहां पर वृत्त के क्षेत्रफल का नियम आता है। वृत्त के क्षेत्रफल में बार बार 22/7 यानी जो पाई कहते हैं उसका बार बार उल्लेख आता है। तो जो आज आपको वेस्ट से होकर के ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान आपके शास्त्रों में है, वो बात आप क्यों नहीं बताते कि हमारा वाला ज्यादा पुराना है? एक रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी दीजिए जिसमें आगे जाके लोग हंसेंगे पर वो होगी सच आपके हिसाब से। भारत में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, राजतंत्र वापस चालू हो जाएगा, 5 सत्र चुनाव चलेगा, उसके बाद भारत में राजाओं का राज चलेगा। बस 25 साल है और उसके बाद वापस से राजतंत्र आ जाएगा। 5 इलेक्शंस बस 5 इलेक्शन राजतंत्र। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको आपने जब प्रेडिक्ट किया आप खुद ही डर गए।
अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश 28 जनवरी से 27 क्या फरवरी। आपने अजीत पवार जी के लिए वो प्रिडिक्ट किया था? ना, सिर्फ आपने प्लेन क्रैश? मैंने बस प्लेन क्रैश प्रिडिक्ट किया था 28 जनवरी से 27 फरवरी। मल्टीपल प्लेन क्रैश, वो भी एकदम कम कम ड्यूरेशन में, हर दूसरे दिन रिपोर्ट है प्लेन क्रैश। सो इंडिया क्या एक सुपर पावर बन पाएगा? इंडिया नहीं बनेगा, अखंड भारत बनेगा सुपर पावर। अखंड भारत डिक्टेटरशिप के अंदर बनेगा। तो अखंड भारत कब बनेगा? वो बोल रहे 25 साल के बाद तभी होगा। बस उसी समय से चालू तो होगा। जिस दिन अखंड भारत बनेगा ना, पहला निर्माण होगा, देखिएगा पाकिस्तान का बॉर्डर अनसील हो जाएगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश सब साथ में हो जाएगा? सब साथ में आ जाएगा। और ये बोल रहे 25 साल के बाद होगा। हाँ। कुछ सटीक से प्रेडिक्शंस दीजिए यू नो अबाउट पॉलिटिशियंस या कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में, और जो कि सालों के आगे वाली ना हो, अभी की हो, इसी साल, अगले महीने। अभी अपना ये जो है बंगाल के अंदर इलेक्शन होगा, ममता बनर्जी वापस जीत जाएंगी। और आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी वापस जीत जाएंगी? जैसे मैंने काफी प्रेडिक्शंस देखी हैं, उनमें सबने बोला कि ममता बनर्जी नहीं बनेगी। तो पिछले साल प्रिडिक्शन देखी थी कि नहीं, कि जब भारत पाकिस्तान का वार हुआ था तो मैं ही अकेला कह रहा था कि 2 महीना में वार खत्म हो जाएगा। बाकी सब कह रहे थे कि विश्व युद्ध यहीं से शुरू हो जाएगा। उन लोगों को भी पकड़िए, उन एस्ट्रोलॉजर्स को एक बार बुलाइए और पूछिए कि क्या हो गया प्रिडिक्शन का आपको। और एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन? अक्षय कुमार, सलमान खान की पिक्चर आने वाली है, पिटेगी। और धुरंधर 2? धुरंधर 2 परफॉर्म करेगी बढ़िया। क्या आपको कभी अकेले में डर लगता है? लगा है, बचपन में तो खूब लगता था। अभी लगता है? जैसे आप बोल रहे थे मैं द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, आपको अभी जब आप कुछ प्रेडिक्शन करते हो तो डर लगता है? करने समय कोई डर नहीं लगता, और करने के बाद भी नहीं लगता है। मैं डिफेंस मैकेनिज्म में रहता हूँ, हमेशा ये पता रहता है क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उस चीज़ का, उसके लिए तैयार करता हूँ खुद को। क्या कभी आप अकेले में रोए हो? खूब। आप खूब रोते हो? उसका रीज़न क्या रहता है? कोई रीज़न नहीं रहता, अपने आप में। जैसे आजकल के जो युवा हैं वो थेरेपी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्या उनको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करना चाहिए? हाँ, एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा क्लैरिटी देती है। ये एक क्या टिप है जो आप यंगस्टर्स को देना चाहोगे? जैसे आजकल काफ़ी यू नो जेनजी भजन क्लबिंग्स कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक आध्यात्मिक के राह पर हैं, पर स्टिल उसी जनरेशन में थेरेपीज लेना इज सो कॉमन। उस पे के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, मूल रूप से ना अपने ईगो को बिल्कुल साइड कर दीजिए, और जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। ना पुश करिए ना पुल करिए, जैसा है वैसा एक्सेप्ट करिए तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। अगर पुश करने का आदत है कि नहीं आई डोंट वांट दिस, तब गया काम से, मेंटल पीस। अगर पुल करेंगे आई वांट इट, क्यों नहीं आ रहा, तो मेंटल पीस गया। So Gen Z, please follow this advice. Go with the flow, अनुगच्छति प्रवाह, जाते जाओ। और एक आखिरी, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो आपने अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं की है। ये एक प्रेडिक्शन है कि ये जो पॉडकास्ट अभी शूट हुआ है ये हिस्टोरिकल रहेगा और अच्छा वायरल जाएगा। थैंक यू सो मच सुमित जी, यहाँ पे आने के लिए, हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए और हमें इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान, राधे राधे।